अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टैक्स दोस्ती वीडियोस और ये हैं टैक्स दोस्ती वीडियोस फॉर प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज। विदहोल्डिंग टैक्स एजेंट के तौर पे प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज को बहुत ज़्यादा हरास किया जाता है, ब्लैकमेल किया जाता है एफबीआर की तरफ से। इस ट्रिब्यूनल के फैसले से जो कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू के अगेंस्ट आईबीएस लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड ने जीत लिया है, इसकी साइटेशन है 2024-129 टैक्स 2023, यानी कि टैक्सेशन मैगजीन के 2024 के एडिशन में वॉल्यूम 129 में जाके पेज 223 पे आपको ये केस मिल जाएगा। और आईबीएस लॉजिस्टिक्स ने कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू के फैसले के अगेंस्ट और फैसले से बढ़ के जो तरीक़ेकार कमिश्नर, असेसिंग कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स प्राइवेट कंपनीज को ब्लैकमेल करने के लिए उनसे टैक्स या और चीज़ें लेने के चक्कर में वो जो विदहोल्डिंग पे उनको ब्लैकमेल करती हैं, जबकि विदहोल्डिंग एजेंट के तौर पे गवर्नमेंट किसी भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को, किसी भी बिज़नेस को एज ए विदहोल्डिंग एजेंट कोई पेमेंट नहीं करी, फिर भी जो है ये मिसयूज़ बहुत सालों से चल रहा था। ये ट्रिब्यूनल का बहुत अच्छा फैसला है। इसको हम देखते हैं, इसके ब्रीफ पॉइंट्स। सबसे पहली बात तो ये है कि जो ऑर्डर पास किया गया है सेक्शन 161 के तहत और आईबीएस लॉजिस्टिक्स के अगेंस्ट कि उन्होंने विदहोल्डिंग सही नहीं की, उन्होंने विदहोल्डिंग एजेंट की रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं की। सबसे पहले जो ऑर्डर पास किया है उसकी वैलिडिटी की बात की गई है। उसमें कहा गया है कि स्पेसिफिक लीगल इश्यूज़, The case examines the validity of order passed under Section 161 of the Income Tax Ordinance 2001। सबसे पहली बात यह कि जो शो कॉज नोटिस भेजा जाता है उसमें कंप्लाइंस बताना ज़रूरी है कि आपने नॉन कंप्लाइंस किया क्या है। यानी ये कहना कि जी आपने विदहोल्डिंग एजेंट के तौर पे विदहोल्डिंग सही नहीं की, ये कोई ग्राउंड नहीं है, ठीक है जी। तो द केस ऑल्सो लुक्स एट वेदर द शो कॉज नोटिस कंप्लाइड विद लीगल रिक्वायरमेंट्स। और आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट के, हम भी कवर कर चुके हैं टैक्स दोस्ती यूट्यूब चैनल पे, सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे जजमेंट्स हैं जहाँ पर एक वैलिड शो कॉज नोटिस में क्या क्या होना चाहिए, रीजंस होनी चाहिए, नॉन कंप्लायंस के पॉइंट्स होने चाहिए, लॉ का रेफरेंस होना चाहिए, ये सारा कुछ होना चाहिए। उसके अलावा इंटरप्रिटेशन ऑफ रेलिवेंट सेक्शंस इस केस में की गई हैं। द केस इन्वॉल्व्स द इंटरप्रिटेशन ऑफ रेलिवेंट सेक्शंस ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। यानी कि सबसे पहली बात तो ये है कि इनको पता कैसे चला कि आपने विदहोल्डिंग सही नहीं की। इनके पास कौन सा ऐसा एफबीआर के पास या आपका जो रीजनल टैक्स ऑफिस है या लार्ज टैक्स पेयर यूनिट के ऑफिसर, क्लर्क्स हैं, या आपके बिज़नेस में कौन लोग हैं जो इनको ये इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि जी ये विदहोल्डिंग सही नहीं करे। तो क्या मामला है इसको देखते हैं जी। सबसे पहले तो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है कि पर्सनल हेयरिंग ज़रूरी है। ट्रिब्यूनल नोटेड दैट द ऑफिसर पास द इम्प्यूग्ड ऑर्डर विदाउट गिविंग अ पर्सनल हेयरिंग टू द पिटिशनर विच वॉज सीन एज अ वायलेशन ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ नेशनल जस्टिस। नेचुरल जस्टिस यानी कि अगर टैक्स लॉ में, इनकम टैक्स लॉ में कोई चीज़ एज ए टैक्स पेयर राइट नहीं भी गिवन, लेकिन जी, तो सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के हवाले से पर्सनल हेयरिंग। तो ट्रिब्यूनल ने नोटिस किया कि जो इम्प्यूग्ड ऑर्डर कमिश्नर ने पास किया है वो तो पर्सनल हेयरिंग दिए बगैर ही जो है ना वो किया। यानी कि एक तो उनको खुद से पता चल गया कि आपने विदहोल्डिंग सही नहीं की आईबीएस लॉजिस्टिक्स ने, या आप जिस भी प्राइवेट कंपनी से बिलोंग करते हैं उनको पता चल गया कि एक तो आप विदहोल्डिंग सही नहीं करें, दूसरा उन्होंने आपसे पूछे बगैर ही ऑर्डर पास कर दिया। तो ये नेचुरल जस्टिस के ख़िलाफ़ है और ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि अगर, और हमारे कंसल्टेंट्स को, लॉयर्स को भी सोचना चाहिए कि अगर कोई स्पेसिफिक पॉइंट इनकम टैक्स लॉ में नहीं भी गिवन,
एज ए टैक्स पेयर राइट, तो वो राइट लॉ में ज़रूर एग्जिस्ट करता है, कॉन्स्टिट्यूशन में एग्जिस्ट करता है, और ब्रॉडर पिक्चर में देखते हुए उनको टैक्स अथॉरिटीज़ के साथ डील करना चाहिए। ये नहीं कि बस अगर टैक्स अथॉरिटीज़ कहें कि जी हम ये करेंगे इस तरह और आपसे पूछेंगे भी नहीं, और आप भी कहें कि जी बिल्कुल ठीक है, सही है, नहीं, एक तो उनको पता कैसे चला, दूसरा फिर उन्होंने पता चला तो आपको कन्फ्रंट नहीं किया। फेयर ट्रायल कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, द ट्रिब्यूनल एम्फसाइज दैट एवरी सिटीजन हैज़ ए स्टैट्यूटरी राइट टू एक्सेस ए फेयर ट्रायल एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इंश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ये है कि देखिए ना, सबसे पहले तो क्वेरी करनी है उन्होंने, और क्वेरी किसी फैक्ट्स के बेस पर, फॉर एग्जांपल वो नोटिस कर रहे हैं कि आप विदहोल्डिंग स्टेटमेंट फाइल ही नहीं कर रहे और आपका अच्छा खासा बिजनेस है, आप सेल परचेज वगैरह वगैरह करते हैं, तो तब तो वो एक क्वेरी कर सकते हैं, उसका भी तरीका है जो हम अभी देखेंगे। और जो नोटिस उन्होंने मतलब जो सारा प्रोसेस है उसको ट्रायल कहते हैं, यानी एक सिविल कोर्ट है, यहाँ एक ट्रायल हो रहा है, वो ट्रायल जो है हर लिहाज से अगर आपसे यानी कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से, टैक्स पेयर से कोई एक आधा स्टेप कोई बात रह भी जाती है, तो जो FBR है, जो कमिश्नर असेसिंग ऑफिसर है, और फिर कमिश्नर अपील है, ट्रिब्यूनल है, हाई कोर्ट है, वो लोग तो कानून के सारे स्टेप्स फॉलो करेंगे, ठीक है, उसी को फेयर ट्रायल कहते हैं। और स्पीकिंग ऑर्डर पे हम पहले भी बात करते रहे हैं कि ट्रिब्यूनल हाईलाइटेड द ऑब्लिगेशन ऑफ जुडिशियल एंड क्वाजी जुडिशियल अथॉरिटी टू पास that the order that demonstrate the application of judicial mind to the issue, यानी कि कानूनी तौर पे आपने देखना है कि कौन से लॉज की, कौन से सेक्शंस की, कौन से रूल्स की वायलेशन हुई है। ये नहीं कि आपका ख्याल है कि ये बड़ा कामयाब बिजनेस है और ये बहुत कुछ कर रहे हैं, तो इन्होंने जो विदहोल्डिंग की भी है वो कम की है, हो सकता है उनको एग्जेम्पशंस अवेलेबल हो वगैरह वगैरह, तो कानून को आपने देखना है। तो कम्युनिकेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटीज़ पे इस केस में बात हुई है कि क्लैरिटी होनी चाहिए। ट्रिब्यूनल स्ट्रेस द इंपॉर्टेंस ऑफ क्लियर स्पेसिफिक कम्युनिकेशन ऑफ लाइबिलिटीज़ टू द टैक्स पेयर। अब देखिए ना, अगर मैं आपको नोटिस भेजूँ एज एन FBR ऑफिसर, कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, और मैं आपको ये बताऊँ ही नहीं कि आपकी टैक्स लाइबिलिटी कितनी है, विदहोल्डिंग की बात हो रही है, विदहोल्डिंग फ़र्क है। एक तो ये है ना कि जितनी आपने इनकम एंड एसेट्स डिक्लेयर किए हैं उसको मैं 30% से मल्टीप्लाई करके आपको नोटिस भेज देता हूँ, या अगर आप स्मॉल कंपनी है तो 21% जो भी आपका टैक्स रेट है वो मैं बना देता हूँ, या किसी भी एक ट्रांजेक्शन को उठा के मैं टैक्सेबल कर देता हूँ, वो अलग बात है। विदहोल्डिंग जो आप और लोगों से टैक्स विदहोल्ड कर रहे हैं एज ए विदहोल्डिंग एजेंट, तो स्पेसिफिक विदहोल्डिंग जो है टैक्स पेयर्स जिनसे आपने विदहोल्ड नहीं किया उनका बताना ज़रूरी है कि जी आपने इन लोगों से विदहोल्ड नहीं किया, आपको करना चाहिए था। यानी कि एक तरह से ऑलमोस्ट जो इस केस में भी बात सामने आई है और लॉजिकल बात है कि आपने टैक्स पेयर को कन्फ्रंट करना है कि ये काम आपने नहीं किया, ये करना चाहिए था, बजाय कि कहें कि जी हो सकता है आपने प्रॉपर ना किया हो, और सिर्फ जो है ना, जैसे यहाँ भी लिखा है कि डिटेल्ड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी अबाउट द नेचर ऑफ एलिजिड डिफ़ॉल्ट। कौन सा ऐसा टैक्स पेयर है जिस पे डिफ़ॉल्ट किया है, ये नहीं कि आप कहें कि जी सारा रिकॉर्ड ले आओ फिर हम देखेंगे। वह आपको किस तरीके से पता चला है, बात वहीं आती है कि ये विदहोल्डिंग हमने सही नहीं की। ट्रांसपेरेंसी, द ट्रिब्यूनल हाईलाइटेड द नीड फॉर ट्रांसपेरेंसी इन कम्युनिकेटिंग टैक्स लायबिलिटी। देन अगेन कि एक ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, सोर्स बताना चाहिए कि क्या सोर्स है। हो सकता है आपका बहुत बड़ा कोई कॉन्ट्रैक्टर हो, उसका ऑडिट हो रहा हो और उस ऑडिट के दौरान पता चला हो कि आपने जो इसके साथ ट्रांजैक्शन की थी आपने वो नहीं थी। ये एंटी मनी लॉन्ड्रिंग में ख़ास तौर पे FIA वगैरह का ये करती है, या जिस तरह इंडियन ड्रामों में मजाक बन गया कि जी जो शख्स मर जाता है तो उसके मोबाइल चेक करके प्रीवियस 20 कॉल्स चेक करके उन लोगों को बुला लो। तो कहने का मतलब है जो भी लॉजिक लगाते हैं वो कोई ना कोई लॉजिक होनी चाहिए, क्लियर ट्रांसपेरेंट मैनर से। फेयर ट्रीटमेंट होनी चाहिए कि इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीटिंग टैक्स पेयर फेयरली इन कम्युनिकेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी, गिविंग देम अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू रिस्पॉन्ड टू एलिगेशन। अगर आप एक इल्ज़ाम लगा देते हैं कि जी इस नॉन रेजिडेंट पर्सन को से आपको डिडक्शन करनी थी, चाहिए थी, तो फिर आप उसको मौका दें कि वो आपको कानून भी बताए, फैक्ट्स भी बताए, केस लॉ भी बताए, उसका वकील या उसका अकाउंटेंट CFO आपके पास आए और आपको अच्छी तरह एक्सप्लेन करें और आप उसकी बात। यहाँ तो बस नोटिस भी भेज दिया मिक्स सा
और जो है क्या कहते हैं असेसमेंट भी खुद से कर दी और टैक्स लाइबिलिटी भी खुद से कैलकुलेट कर ली और पेनल्टी भी लगा दी और वगैरह वगैरह। अब अवॉइडिंग एम्बिग्विटी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप मेरे पास आप कहें कि यार ये ज़रा रास्ता बता दे, तो मैं कहूँ जो सीधा जाएँ इधर जाए उधर जाए उधर, बस आप पहुँच जाएंगे। तो ये एम्बिग्विटी है। ट्रिब्यूनल एम्फेसाइज द नीड टू अवॉइड एम्बिग्विटी इनकम। देखिए अभी तो सिर्फ पहले स्टेप की बात हो रही है, पहले स्टेप पे इतनी से तो मैं कह रहा हूँ कि ये टैक्स दोस्ती फॉर प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज़ के लिए ये बहुत अच्छा फैसला है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एक फुल फ्लैश बिजनेस होता है, चाहे आप सर्विस प्रोवाइडर हैं, गुड्स मैन्युफैक्चरर हैं, आप बहुत कुछ कर रहे हैं। तो इसी तरह टैक्स वालों को भी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। या तो थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन, बैंक्स हैं, EOBI है, और जगहों से उनको कोई सॉलिड इन्फॉर्मेशन मिलती है जिस पे वो अपनी वर्किंग करते हैं, कैलकुलेशन करते। जस्ट आपको कहना नोटिस भेजना, सिर्फ नोटिस भेजना तो वो है, और फिर उसके बाद ऑर्डर बनाना है। इस तरह के सारे केसेस आजकल सुप्रीम कोर्ट से लेकर ट्रिब्यूनल तक जो है ना रिजेक्ट किए जा रहे हैं, जहाँ पे FBR वाले 25,000 लोग FBR में काम करते हैं, एक शख्स भी एफर्ट करने के लिए रेडी नहीं है इन चीज़ों पे। ट्रिब्यूनल ने कहा कि एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए, टैक्स पेयर्स आर नॉट लेफ्ट टू स्पेकुलेट और मेक कैलकुलेशन टू असेट, यानी वो सोचते ना रह जाएं कि यार एक तो इनको कैसे पता चला, हमने तो विद होल्डिंग से कौन सा बिज़नेस मुझे बताएं प्रॉपरली सेटअप हो और उसको पता हो कि विद होल्डिंग पर इतना प्रॉब्लम होता है, और वो फिर भी ध्यान ना दे और कुछ लोगों की विद होल्डिंग करे, कुछ की ना करे और जाने दे। ख़ास तौर पे अगर वो एक रेगुलेटेड इंडस्ट्री में है या जहाँ पर ज़्यादातर लोग जो है रजिस्टर्ड हैं, या फिर वहाँ सेल्स टैक्स और FED वगैरह है और इंश्योरेंस के इश्यूज़ हैं और बहुत सारी बातें हैं। तो आजकल पाकिस्तान में इंडिविजुअल्स जो घर पे बैठे हुए हैं वो भी अपने आप को रजिस्टर कर रहे हैं। तो ये तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की बात हो रही है, और फिर उसी तरह पब्लिक लिमिटेड कंपनीज जो उससे भी बड़ा बिजनेस या लिस्टेड के लिए बहुत ज़बरदस्त केस है। ट्रिब्यूनल्स इंटरप्रिटेशन ऑफ शो कॉज नोटिस ये था कि प्रॉपर सर्विस एंड टाइम होना चाहिए था। यानी अभी सबसे पहले बात हो रही है कि उनको पूछा जा रहा है कि जी आपने विद होल्डिंग साइन नहीं की, तो ट्रिब्यूनल स्ट्रेस द नोटिस मस्ट बी प्रॉपरली सर्व्ड ऑन द कंसर्न पार्टी एंड प्रोवाइड सफिशिएंट टाइम टू प्रिपेयर अ रिस्पॉन्स। अब देखिए अगर आपने नोटिस भेजना है तो फिर आप उसको टाइम देंगे। विद होल्डिंग हज़ारों लोगों से विद होल्डिंग हुई होती है, तो जो भी है फिर आपने स्पेसिफाई करना है। अगर आप ब्लैंक नोटिस भेज रहे हैं, ब्लैंकेट नोटिस भेज रहे कि बस जी अपनी सारी विद होल्डिंग्स ले आओ, और वो तो वैसे ही प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थोड़ा नर्वस हो जाएगी, क्योंकि पब्लिक लिमिटेड में और लिस्टेड में तो वो अफोर्ड कर सकते हैं हाई पेइंग अकाउंटेंट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, लॉयर्स को। प्राइवेट लिमिटेड में चूँकि एक बिज़नेस होता है, मोस्टली फैमिली बिज़नेस होता है, छोटा बिज़नेस होता है या सर्विस इंडस्ट्री में होते हैं, तो उनके पास इतने फैसिलिटीज़ नहीं होती हो, तो वहाँ तो और मैटर करता है कि आप टाइम दें। आप कह रहे हैं कि जी पूरे साल की विद होल्डिंग्स ले आए, डेफिनेटली कोई बीच में परफेक्ट तो कोई नहीं होता, कोई एक विद होल्डिंग रह भी सकती है, कोई रेट गलत लग सकता है। आपको पता है सिर्फ गुड्स पे ही जो है 50 से ज़्यादा रेट्स हैं, सर्विसेज पे 20-25 रेट्स हैं, फिर उसके अलावा 90 से ज़्यादा विद होल्डिंग्स हैं, ठीक है जी। फिर इसके अलावा सेल्स टैक्स है, सर्विस टैक्स है वगैरह। एडुकेसी ऑफ नोटिस में कहते हैं कि नोटिस शुड नॉट मेयरली रिपीट स्टैट्यूटरी लैंग्वेज, यानी वो ना कहे कि जी आपने विद होल्डिंग नहीं की तो बस अब आपको नोटिस दिया जा रहा है। स्पेसिफिक इंस्टेंसेस, किस महीने में, किस पार्टी से, कौन सी ट्रांजैक्शन पे, बट शुड इंक्लूड स्पेसिफिक फैक्ट्स एंड पर्टिकुलर्स रिलेटेड टू एलिजिड डिफ़ॉल्ट्स। ठीक है जी। मैं थोड़ा सा बता दूं कि ये साइटेशन ये है 2024 129 वॉल्यूम टैक्सेशन मैगजीन पेज 223, ताकि आपको पता हो इसको प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज ख़ास तौर पे, मतलब वैसे तो इंडिविजुअल सोल प्रोप्राइटर भी पब्लिक भी यूज़ कर सकता है, लेकिन मैं समझता हूँ आइडियल है। वैसे भी IBS लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड है, उन्होंने ये केस किया और ये सारे पॉइंट्स बहुत अच्छे पॉइंट्स उन्होंने रेस किए। और अभी हम सिर्फ शो कॉज नोटिस पर हैं। क्लियर ग्राउंड्स, द शो कॉज नोटिस मस्ट क्लियरली स्टेट द ग्राउंड्स ऑफ एलिजिड डिफ़ॉल्ट्स
किस वजह से जो है आप समझते हैं कि गुड्स पर रेट गलत लगा था, या उस पर जो है क्या कहते हैं वो रेजिडेंट था या वो नॉन रेजिडेंट का रेट लगना था, या वो जो है अगर कॉन्ट्रैक्टर था तो कौन सी कैटेगरी का कॉन्ट्रैक्टर था, प्राइवेट लिमिटेड था, सोल प्रोप्राइटर था, वो एग्जेम्प्ट तो नहीं था, वो किसी फाटा पाटा के एरिया से तो बिलोंग नहीं करता था, उसके लिए कोई एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट। तो आपने अपना ही बनाया हुआ कानून की डिटेल में जाके फिर आपने टैक्स पेयर को तंग करने जाना है। हमारे हिसाब से तो ये हैरेसमेंट ही है, जो एक सफ़े का 2 लाइनों का, और वो भी कौन लिखता है आपको पता है, क्लर्क टाइप करते हैं, सिर्फ नाम बता दिया जाता है कि ये NTN नंबर है और ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, अब इसको तंग करना है। इंश्योरिंग दैट दे आर स्पेसिफिक, अनएम्बिगुअस एंड डायरेक्टली रिलेटेड टू द केस। अब ये जो प्रेजेंटेशन है आप नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप कहेंगे तो ये आपको मैं सेंड भी कर दूंगा, और आप इसी को कॉपी करके, इसी की फ़ोटो स्टेट निकाल के, कलर कॉपी निकाल के ट्रिब्यूनल में जहाँ भी आप जा रहे हैं, इवन जिन्होंने नोटिस पास करने लगे हैं उनको दिखा दें कि जी ये केस आ गया है, ये कहता है ये चीज़ें, तो आप पहले ये सारी रिक्वायरमेंट आप पूरी करें। मुझे जो मज़ा आ रहा है, बहुत टाइम से आप देख रहे हैं यूट्यूब टैक्स दोस्ती यूट्यूब चैनल पे, कि अभी पिछले दिनों 111/122 का सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि वहाँ क्लियर इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं कि पहले FBR वाले ये रिक्वायरमेंट पूरी करें और तब वो आगे जाएं। मुझे याद है जितने भी मैंने, थोड़े से केसेस, लेकिन जितने भी केसेस मैंने जीते वहाँ मैंने ट्रिब्यूनल में या कमिश्नर अपील में स्पेसिफिक जो है स्टेप्स लिखवाएं कि FBR पहले वो करेगा, फिर दोबारा जो है ना वो केस टेकअप होगा रिमांड बैक वाले केसेस में। तो ये हुआ कि वो इवेंचुअली उन्होंने किया ही नहीं, क्योंकि वो काम करने के लिए थोड़ी आए। सिर्फ हरासमेंट के लिए। ट्रिब्यूनल्स इंटरप्रिटेशन ऑफ शो कॉज नोटिस में मजीद subjective satisfaction. Notice should be issued based on subjective satisfaction of the concerned officer, ensuring that it is not issued arbitrarily or without proper reasoning. यानी कि उस केस में इन्वेस्टेड होना चाहिए, वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के फैक्ट्स उसे पता होने चाहिए, उसे उस साल का टैक्स रिटर्न जो है ज़ुबानी पता होना चाहिए, तब जाके कहेंगे कि इसने नोटिस सही इशू किया। अमाउंट जो है, द नोटिस शुड क्लियरली स्टेट द अमाउंट डिमांडेड और द अमाउंट डिटरमिन्ड बाय द अथॉरिटी। ये विद होल्डिंग में तो ख़ास तौर पे कि भाई कितने का हमने डिफ़ॉल्ट किया है, 1 रुपये का किया है, 10 लाख का किया। अब तो आपको पता है ना कि वो ये लिखना अमाउंट ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो 20 मिलियन से ज़्यादा होगा इनकम टैक्स में, ठीक है, 2 करोड़ से ज़्यादा, तो वो तो ट्रिब्यूनल फिर हमें डायरेक्ट जाना होगा। कमिश्नर अपील को तो अब टैक्स वालों ने खुद भी साइड पे कर दी, ठीक है नहीं। ओपन माइंड के साथ बनाना चाहिए। Tribunal highlighted the importance of maintaining an open mind in show cause notice, allowing the party to an opportunity to present their case without prejudice. Prejudice के बाद कि पहले से ये ना सोचे कि यार ये कंपनी तो जो है ना एक 20 करोड़ का मंथली बिजनेस कर रही है, इनकी तो कम से कम इतने की ही विद होल्डिंग होगी, और फिर आप उनको 2 दिन का टाइम दें। अगर एक बिज़नेस 20 करोड़ 1 महीने की करिए तो उसकी विद होल्डिंग क्या आप देखें, रिकॉर्ड डेटा। फिर ये तो नहीं है कि वो रॉ डेटा आपके सामने रख देंगे हर चीज़, वो फिर आप कहेंगे जी हमें इसकी समरी बना के दो, हमें एक्सप्लेन करो ये ट्रांजैक्शन, खाते बताओ हुआ, तो वो आपके सामने एक प्रॉपर एक्सेल शीट, फिर वकील को, अकाउंटेंट को इंगेज करना है, तो वो टाइम लगता है हर चीज़ की। लेकिन ये चीज़ें कहाँ पे वो समझते हैं। लेकिन अब तो ट्रिब्यूनल ने, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर लिया है कि टैक्स दोस्ती करनी है, यानी कि एक एक चीज़ उन्होंने अपने फैसलों में लिखना है। ट्रिब्यूनल ने क्या रूलिंग दी, यानी कि केस का फैसला क्या हुआ। रूलिंग इन फेवर ऑफ MS, ट्रिब्यूनल ने क्या रूलिंग दी। ट्रिब्यूनल ने कहा कि रूलिंग इन फेवर ऑफ, यानी कि जो टैक्स पेयर है IBS लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड। द अपीलेंट ट्रिब्यूनल इंडियन रेवेन्यू रूल्ड ऑन 26/1/2021 in favor of MS लॉजिस्टिक्स, सेटिंग असाइड द ऑर्डर पास बाय द इनलैंड रेवेन्यू। यानी जो 161 का नोटिस था, उन्होंने कहा कि जी ये नोटिस हम साइड पे करते हैं क्योंकि ये सही नहीं मिले। Emphasis on proper legal procedure. The tribunal highlighted the need for adherence to legal procedure and the avoidance of gross injustice. ठीक है, जब आप प्रॉपरली नहीं भेजेंगे, और इस केस में बेसिकली उन्होंने ये कहा कि आपको पहले
176 का नोटिस भेजना चाहिए। तो क्योंकि देखिए ना, बुनियादी सवाल है, आपको कैसे पता है कि जो है विद होल्डिंग नहीं हुई, विद होल्डिंग पे डिफ़ॉल्ट हुआ है, कौन सी ट्रांजैक्शन पे गलत रेट लग गया, आपको कैसे पता चला है? वो तो जो वहाँ काम कर रहे हैं उनको नहीं पता चला, तो आपको कैसे पता चलेगा? तो बात यह है कि आपने पहले 176 का नोटिस भेजना और फिर उसकी वो सारी रिक्वायरमेंट पूछनी कि ये वाली ट्रांजैक्शन हमें बताएं, इसकी अमाउंट इतनी थी, इस पर विद होल्डिंग नहीं। और FBR वालों के पास तो FBR मालूमात और नादरा का रिकॉर्ड और बड़ा सारा डेटा, इंडस्ट्रियल डेटा। एप्लीकेशन ऑफ लॉज करेक्टली, द ट्रिब्यूनल एम्फसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ डिलीवरिंग जस्टिस एंड अप्लाइंग द लॉज करेक्टली। पहले 176 का नोटिस जाना था, उसके बाद उसका फैसला होना था, फिर 161 के नोटिस का फैसला होना था। तो इम्पोर्टेंस ऑफ नेशनल जस्टिस ये है कि ट्रिब्यूनल सेस द इम्पोर्टेंस ऑफ श्योरिंग दैट ऑल पार्टीज आर गिवन अ फेयर ऑफ। ये दोनों तरफ है, ना तो कोई अनफेयर काम टैक्स पेयर करे, जैसे IBS वालों ने बड़े अच्छे तरीके से केस को फाइट किया, सारी बातें जो हैं अपनी बताई और वो फुल उन्होंने कॉपरेट किया। प्रोसीजरल फेयरनेस तो पाकिस्तान में बहुत इंपॉर्टेंट है, ख़ासतौर पे जहाँ अब विद होल्डिंग एजेंट के जो राइट्स हैं, कुछ एक्स्ट्रा उसके राइट्स हैं कि बार बार उसको लिटिगेशन में लाने का मतलब है कि ना तो आप उसको पे कर रहे हैं, बल्कि मैं तो समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट में एक डायरेक्ट केस होना चाहिए कि विद होल्डिंग एजेंट को पर ट्रांजैक्शन पेमेंट होनी चाहिए। इसमें दो फ़ायदे हैं, एक तो ये कि पर ट्रांजैक्शन फिर वो, क्योंकि उनके तो पैसे नहीं है, वो तो किसी और से विद होल्ड करें। पर ट्रांजैक्शन अगर चंद पैसे भी रखें ना, जिसको आप कहते हैं 1 रुपये में कुछ आने भी रख दें, कुछ पैसे भी रख दें, तब भी जो है काफ़ी अच्छे पैसे बन जाएंगे। कम से कम अकाउंट्स और फाइनेंस डिपार्टमेंट के तनख्वाहें निकल आएंगी, रेंट निकल आएगा। तो इससे एक तो हर एक डॉक्यूमेंट को डॉक्यूमेंट करना, हर ट्रांजैक्शन को डॉक्यूमेंट करना विद होल्डिंग एजेंट के लिए इंसेंटिव बन जाएगा। करेक्ट रिपोर्टिंग से वो जो है, क्योंकि करते हैं विद होल्डिंग एजेंट्स भी बहुत सारे फ्रॉड्स और चीज़ें करते हैं, सिर्फ टैक्स वालों का कसूर नहीं। तो ये जो है होना चाहिए कि एक इंसेंटिव होना चाहिए है इन सारों को, और उसी वजह से प्रॉपर प्रोसीजर जब फॉलो होगा तो फिर टैक्स वाले अपना टाइम ज़ाया ना करें, सारी ट्रांजैक्शन ना देखें, सिर्फ उन ट्रांजैक्शन को ढूंढने की कोशिश करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करके, डेटा माइनिंग को यूज़ करके, जहाँ पे वाकई में विद होल्डिंग नहीं। इक्विटेबल ट्रीटमेंट का मतलब कि ट्रिब्यूनल एम्फसाइज के टैक्स पेयर्स को, सारे टैक्स पेयर्स को, अब ये होता है कि बहुत सारे टैक्स पेयर्स बिला वजह एग्जाम्पशन ले लेते हैं या बहुत सारों को ओवरलुक किया जाता है, उनका कभी भी उनका 161 का ऑडिट नहीं होता, यानी विद होल्डिंग के हवाले से कुछ का बार बार होता है। तो इस तरह नहीं चलेगा। तो अब लेसन्स लर्न क्या है, यानी कि ये वो चीज़ें हैं जो, एक तो पूरा केस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के CFOs CEOs वगैरह इस वीडियो को देख के समझ लें। 25 मिनट आपके टोटल ये वीडियो ले रही है, और आपने अब जब अपनी विद होल्डिंग एजेंट अपना सारा काम करना है, तो आपने अपने एंड से जो है ना क्लैरिटी रखनी है, रिकॉर्ड रखना है, प्रॉपर रेट अप्लाई करना है। उनका काम ये है कि क्लियर कम्युनिकेशन, द केस हाईलाइट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ क्लियर एंड स्पेसिफिक कम्युनिकेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी टू टैक्स पेयर इंश्योरिंग ट्रांसपेरेंसी एंड फेयरनेस, यानी कि प्रॉपर शो कॉज नोटिस आएगा। और प्रॉपर शो कॉज नोटिस भेजने के लिए या तो ऑडिट का प्रोसेस चल रहा हो, या कोई ऐसा प्रोसेस चल रहा हो किसी आपके सप्लायर का, मेजर सप्लायर का, उसका ऑडिट चल रहा हो, आपका ऑडिट चल रहा हो, या फिर 176 का नोटिस आया हो विद स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन। अगर ब्लैंक आया 176 के जी आप ये काम नहीं कर रहे या हमें बताएं विद होल्डिंग कैसे करते हैं, वो इस
ट्रिब्यूनल के फैसले की रोशनी में उड़ जाएगा, वो नोटिस उड़ जाएगा शो कॉज में। Adherence to procedure. Tribunal decision underscores the need for tax authorities to strictly adhere to legal procedures and requirement when issuing show cause notice and making tax assessment. 176 का नोटिस उन्हें भेजना चाहिए, यानी क्वेरी करनी चाहिए कि इन ट्रांजैक्शन के बारे में बताएं, आपने जो विद होल्डिंग की है वो सही की है नहीं। अगर आपके पास कंफर्म डेटा हो कि इन्होंने विद होल्डिंग से, फॉर एग्जांपल एक नॉन फाइलर है, आपको पता है रिकॉर्ड में शो हो रहा है कि वो नॉन फाइलर है, आपने उससे फाइलर के रेट्स यानी प्राइवेट लिमिटेड ने अप्लाई किए हैं, ये बात अब बड़ी क्लियर ऑन रिकॉर्ड एफबीआर के पास है, तो इस एक ट्रांजैक्शन को या इस तरह की पूरे साल में जितनी भी ट्रांजैक्शन हुई है वो टेकअप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए पहले 176 का नोटिस भेजें। फिर अगर वो कंफर्म हो जाता है और आपके पास मज़ीद इन्फॉर्मेशन आ जाती है तो फिर आप 161 का नोटिस भेज के आप विद होल्डिंग एजेंट को जो है सूली पे चढ़ा सकते हैं, जैसे आप चढ़ाते हैं। लास्ट है अप होल्डिंग नेचुरल जस्टिस, यानी केस एम्फसाइज करता है कि बहुत ज़रूरी है कि आप ये ना देखें कि जो टैक्स लॉ कह रहा है, बल्कि ओवरऑल जो मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशन है, जस्टिस का सिस्टम है, इस्लामिक जस्टिस है, उसके अलावा एक प्रेसिडेंस बनी हुई है कि बहुत ज़रूरी है टैक्स पेयर को आप फैसिलिटेट करें। तो आप देख रहे थे टैक्स दोस्ती वीडियोस, और ये वीडियोस टैक्स दोस्ती वीडियोस थी प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज़ के लिए, हमने आपको फैसिलिटेट किया है। अब आप कॉन्शियस हो गए अपने टैक्स राइट्स के लिए, उनको यूटिलाइज़ करें और आगे बढ़ें, अपना काम विद होल्डिंग एजेंट के तौर पे प्रॉपर करें और इंटिमिडेट ना हो, परेशान ना हो, परेशानी ना लें कि विद होल्डिंग का नोटिस आ गया है। देखें कि इस ट्रिब्यूनल के फैसले के मुताबिक उन्होंने सारे स्टेप्स फॉलो किए, अगर किए और तब भी आपके पास डिफेंस है, आप प्रॉपर जवाब दें कि जी इस तरह हमने ये रेट लगाया है, ये विद होल्डिंग की है, ये हमारी लॉजिक थी, तब भी अगर आपने गलती भी की है तब भी लॉ आपकी साइड पे है। मैं हूँ आपका टैक्स दोस्त और टैक्स होस्ट एंथनी विलियम्स, आपसे अगली वीडियो में मुलाकात।